चलिए वापस से आप सभी का स्वागत है एमपीजी के 2024 की एमसीक्यू सीरीज में। हम इस सीरीज में टोटल 1000 एमसीक्यूज को यानी मध्य प्रदेश जीके के 1000 एमसीक्यूज को 1000 एमसीक्यूज को बिल्कुल डिस्कस करेंगे, जिसमें आज आपका डे नंबर 22 है। यानी अभी तक हमने 21 दिन लगातार 21 दिन हमने 20 क्वेश्चंस डेली इस सीरीज में अभी तक 21 लेक्चर डल चुके हैं, 21 लेक्चर डल चुके हैं। और इन 21 लेक्चर में हमने टोटल हम हर लेक्चर में 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आज आपका डे नंबर 22 है, तो चलिए देखते हैं आज के हमारे 20 क्वेश्चंस कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पचमढ़ी के महादेव पर्वत से निकलकर नर्मदा नदी में मिल जाती है। यानी आपको ये बताना है कि इनमें से वो कौन सी नदी है जो कि पचमढ़ी के महादेव पर्वत से निकलती है और नर्मदा नदी में जाकर मिल जाती है। तो वो नदी है तवा नदी। तवा नदी का उद्गम ओरिजिन होता है, तवा नदी का उद्गम यानी ओरिजिन होता है पचमढ़ी में, पचमढ़ी में महादेव पहाड़ी से, पचमढ़ी में महादेव पर्वत से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तवा नदी का ओरिजिन होता है, उद्गम होता है। और फिर इसका समापन, समापन यानी ये किस नदी में जाकर मिल जाती है, फिर ये होशंगाबाद में जाकर, होशंगाबाद में जाकर, होशंगाबाद जिले में जाकर नर्मदा नदी में मिल जाती है। किस नदी में मिल जाती है, नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी, तवा नदी। और जो तवा नदी है ये नर्मदा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, नर्मदा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। कौन सी नदी, तवा नदी। और नर्मदा की टोटल कितनी ट्रिब्यूटरीज है, नर्मदा की टोटल 41 ट्रिब्यूटरीज है, 41 सहायक नदी है, जिसमें से सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तवा नदी। तवा नदी का ओरिजिन होता है पचमढ़ी के महादेव पर्वत से और फिर ये नदी बहती हुई होशंगाबाद जिले में जाती है और नर्मदा नदी में मिल जाती है। और ये तवा नदी नर्मदा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु खाद्य संयंत्र यानी बैक्टीरियल कंपोस्ट प्लांट कहां पर है, मध्य प्रदेश में बैक्टीरियल कंपोस्ट प्लांट, मध्य प्रदेश में जीवाणु खाद्य संयंत्र आपको कहां पर देखने को मिलेगा, तो बैक्टीरियल कंपोस्ट प्लांट मध्य प्रदेश में कहां पर है, भोपाल में है। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरोतिया और नाहर किस जनजाति की उपजाति है। यानी हमें यह बताना है कि भरोतिया और नाहर किस जनजाति की सब कास्ट है, किस जनजाति की, किस ट्राइब की ये उपजातियां है, सब कास्ट है। तो भरोती और नाहर दोनों बैगा की उपजातियां है, दोनों बैगा की ही सब कास्ट है। अब हमने नरोती और नाहर तो देख लिया, और भी कुछ इनकी सब कास्ट है बैगा की, जैसे नरोतिया, नरोतिया हम लोगों ने भरोतिया नाहर देख लिया, बैगा की और भी कुछ सब कास्ट है, और भी कुछ उपजातियां है जैसे नरोतिया। उसके बाद आपको यहां पे देखने को मिलेगा कड़मैना, कड़मैना कौन सी, नरोतिया, कड़मैना, रेमैना, रेमैना। उसके अलावा बिछवार, बिछवार, ये सभी, ये जितनी भी आपने अभी नाम देखे सारे के सारे बैगा जनजाति के, बैगा ट्राइब के सब कास्ट है, उसकी उपजातियां है। कौन कौन सी, सबसे पहले हमने देखा भरोतिया, नाहर, नरोतिया, कड़मैना, रेमैना, बिछवार, ये सारी की सारी किस जनजाति की, किस ट्राइब की उपजातियां हैं, सब कास्ट है, ये बैगा जनजाति की है। अब हम ये देख लेते कि बैगा जनजाति हमें मध्य प्रदेश में कहाँ देखने को मिलेगी। तो बैगा ट्राइब आपको मध्य प्रदेश में किन किन जिलों में देखने को मिलेगी, तो ये आपको देखने को मिलेगी मंडला, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया,
कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी आपको? बैगा ट्राइब मध्य प्रदेश में, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया। उसके अलावा ये आपको बालाघाट और अमरकंटक में भी देखने को मिलेगी, बालाघाट और अमरकंटक में भी देखने को मिलेगी। तो मध्य प्रदेश में हमें बैगा जनजाति, बैगा ट्राइब कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट और अमरकंटक में। इसके बाद देखें, मध्य प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह यानी मध्य प्रदेश का पहला ड्राई पोर्ट, मध्य प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह, पहला ड्राई पोर्ट कहां पर स्थापित किया गया था? तो मध्य प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह, पहला ड्राई पोर्ट पीथमपुर में स्थापित किया गया था। और पीथमपुर किस जिले में आता है? तो ये धार डिस्ट्रिक्ट में आता है। अब ड्राई पोर्ट या सूखा बंदरगाह क्या होता है? जो समुद्र से दूर बनाया जाता है, जो समुद्र से दूरी पर बनाया जाता है, जो समुद्र से दूरी पर बनाया जाता है, वही होता है ड्राई पोर्ट, सूखा बंदरगाह। और ये कहां पर, जो मध्य प्रदेश में पहला ड्राई पोर्ट कहां बनाया गया? पीथमपुर, पीथमपुर धार में आता है। और ये कब बनाया गया? 1994 में। ये लिख लीजिए, ये कब बनाया गया? 1994 में। किसने बनाया मध्य प्रदेश में ड्राई पोर्ट? तो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मध्य प्रदेश में 3 ड्राई पोर्ट बनाया। कितने ड्राई पोर्ट? 3 ड्राई पोर्ट बनाए हैं मध्य प्रदेश में, 3 सूखा बंदरगाह बनाए, जिसमें से शुरुआत की थी इन्होंने पीथमपुर धार से। और कब बनाया था? 1994 में। तो अगर पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश में कितने ड्राई पोर्ट है, कितने सूखा बंदरगाह हैं, तो 3 ड्राई पोर्ट है। किसने बनाए? कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। और इन्होंने शुरुआत कहां से की थी? पीथमपुर, पीथमपुर जो कि धार में आता है, वहां से इन्होंने शुरुआत की थी और ये बनाया गया था 1994 में। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गोंडवाना क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पड़ता है? यानी जो गोंडवाना एरिया, ये मध्य प्रदेश के किस एरिया में देखने को मिलेगा? तो ये मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में, यानी आपको गोंडवाना एरिया, गोंडवाना एरिया एमपी में कहां देखने को मिलेगा? गोंडवाना एरिया आपको एमपी में साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम में देखने को मिलेगा। इस गोंडवाना एरिया में आपको कौन कौन सी घाटी, वैलीज देखने को मिलती है? तो ये देख लीजिए, गोंडवाना एरिया में आपको दामोदर और सोन घाटी देखने को मिलेगी। कौन कौन सी वैली? दामोदर और सोन वैली आपको देखने को मिलेगी, दामोदर और सोन घाटी आपको देखने को मिलेगी गोंडवाना क्षेत्र में। उसके अलावा आपको यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियां भी देखने को मिलेगी। गोंडवाना में आपको राजमहल की पहाड़ियां भी देखने को मिलेगी, राजमहल की पहाड़ियां भी देखने को मिलेगी। तो आपसे पूछ लेंगे कि जो दामोदर वैली या फिर सोन वैली, दामोदर घाटी या फिर सोन घाटी या राजमहल की पहाड़ियां, ये किस क्षेत्र में, किस एरिया में देखने को मिलती है? तो गोंडवाना एरिया में। और गोंडवाना एरिया मध्य प्रदेश के किस भाग में देखने को मिलता है? दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्ट में। उसके बाद देखें, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहाँ है? यानी जो मध्य प्रदेश की एनर्जी कैपिटल बताना है हमें, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी, एनर्जी कैपिटल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली में है। कहाँ पर? सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी यानी एनर्जी कैपिटल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिंगरौली में कोयले की, कोल की सबसे मोटी परत देखने को मिलती है। सबसे मोटी परत, कोयले की सबसे थिकेस्ट लेयर देखने को मिलती है। और ये एशिया में, ये जो कोयले की मोटी परत है, ये एशिया की पहले नंबर की परत है।
एशिया में यानी सबसे मोटी परत हमें सिंगरौली में देखने को मिलेगी, और वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो दूसरे नंबर पर आएगा, वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो सेकंड नंबर पे आएगा। यानी जो सिंगरौली में जो कोयले की परत है वो इतनी ज़्यादा मोटी, इतनी ज़्यादा थिक है कि एशिया में उससे ज़्यादा मोटी आपको कोयले की परत कहीं नहीं देखने को मिलेगी, और वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर आती है सिंगरौली की जो कोयले की जो मोटी परत है। इसलिए सिंगरौली को एनर्जी कैपिटल यानी ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बेमेल है, यानी आपको ऑड वन आउट बताना है, इनमें से कौन सिमिलर नहीं है। अजयगढ़ एक किला है, फोर्ट है। जो मुक्तागिरी है, मुक्तागिरी एक धर्म स्थल है, मुक्तागिरी एक धर्म स्थल है यानी तीर्थ स्थल है। बांधवगढ़ भी एक किला है, फोर्ट है। और गिन्नौरगढ़ भी एक किला है, फोर्ट है। तो हमको ये समझ आ रहा है कि जो मुक्तागिरी है, जो मुक्तागिरी तीर्थ स्थल है वो बेमेल है, वो ऑड वन आउट है, बाकी सारे फोर्ट हैं, बाकी सारे किले हैं। तो चलिए देख लेते हैं, जो अजयगढ़ का किला है ये कहाँ पर है, तो ये पन्ना में है। अजयगढ़ का किला कहाँ पर है, किस जिले में है, पन्ना में है। उसके अलावा जो आपका मुक्तागिरी तीर्थ स्थल है या फिर धर्म स्थल, ये कहां पर है, मुक्तागिरी तीर्थ स्थल ये बैतूल जिले में है। बांधवगढ़ का किला कहां पर है, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में, बांधवगढ़ का किला कहां पर है, उमरिया में। और गिन्नौरगढ़ का किला कहां पर है, तो ये है सीहोर में। गिन्नौरगढ़ का किला कहां पर है, सीहोर जिले में है। अब उसके बाद देख लेते हैं कि जो अजयगढ़ का किला है वो किस राजा ने बनवाया था, तो वो बनवाया था राजा अजयपाल ने। अजयगढ़ का किला किसने बनवाया था, राजा अजयपाल ने। जो आपका मुक्तागिरी तीर्थ स्थल है ये बेसिकली बैतूल में है, और ये दिगंबर जैन का पवित्र तीर्थ स्थल है। किसका, दिगंबर जैनों का, दिगंबर जैन का ये तीर्थ स्थल है। और यहाँ पर आपको टोटल 52 टेम्पल्स देखने को मिलेंगे, जैन धर्म से संबंधित 52 मंदिर देखने को मिलेंगे। कहाँ पर, मुक्तागिरी में। जो बांधवगढ़ का किला है, जो बांधवगढ़ फोर्ट है, वो किसने बनवाया, तो वो बनवाया था बघेलखंड के राजा, बघेलखंड के राजा व्याघ्रदेव ने, बघेलखंड के राजा व्याघ्रदेव ने। किसने बनवाया था बांधवगढ़ का किला, बघेलखंड के राजा व्याघ्रदेव ने। और जो गिन्नौरगढ़ का किला है जो कि सीहोर में, ये बनवाया था राजा उदयवर्मन ने। गिन्नौरगढ़ का किला किसने बनवाया था, राजा उदयवर्मन ने। तो जो बेमेल था वो था मुक्तागिरी, जो कि तीर्थ स्थल है जैनों का, दिगंबर जैनों का तीर्थ स्थल है बैतूल जिले में। यहाँ पर आपको टोटल 52 मंदिर, 52 टेम्पल्स देखने को मिलेगा। उसके अलावा अजयगढ़, बांधवगढ़, गिन्नौरगढ़ ये तीनों किले हैं, तीनों फोर्ट है। अजयगढ़ का किला आपको पन्ना जिले में देखने को मिलेगा, जिसे बनवाया था राजा अजयपाल ने। बांधवगढ़ का किला आपको उमरिया जिले में देखने को मिलेगा था, जिसको बनवाया था बघेलखंड के राजा व्याघ्रदेव ने। और गिन्नौरगढ़ का किला सीहोर जिले में देखने को मिलेगा, जिसको किसने बनवाया था, राजा उदयवर्मन ने। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरेगांव, ये बोरेगांव है, बोरेगांव औद्योगिक केंद्र यानी बोरेगांव इंडस्ट्रियल सेंटर कहां पर है, बोरेगांव इंडस्ट्रियल सेंटर कहां पर है, ये हमें बताना है। क्या ये छिंदवाड़ा में है, क्या ये सीधी डिस्ट्रिक्ट में है, या फिर भोपाल में, या फिर मंडला। तो बोरेगांव इंडस्ट्रियल सेंटर, बोरेगांव औद्योगिक केंद्र कहां पर है, ये छिंदवाड़ा में है। उसके बाद देखें, मकबूल फिदा हुसैन, इन्हें MF हुसैन भी कहा जाता है। मकबूल फिदा हुसैन, इन्हें MF हुसैन भी कहा जाता है। और इनका संबंध निम्नलिखित में से किससे था, क्या ये एक संगीत, क्या इनका संगीत से संबंध है, क्या बांसुरी वादन, ये बांसुरी बजाते, क्या फिर ये चित्रकला पेंटिंग करते, या फिर रंगमंच थिएटर। तो इनका संबंध चित्रकला से है। जो MF हुसैन है वो एक
पेंटर हैं, वो एक चित्रकार है और पेंटिंग करते हैं। एम एफ हुसैन कौन है? वो एक चित्रकार है और पेंटिंग करते हैं। तो जो एम एफ हुसैन है उनका अधिकांश समय, उनके जीवन का अधिकांश समय कहाँ बीता है? इंदौर में। जो एम एफ हुसैन है, मैं ये नहीं कह रही कि उनका जन्म इंदौर में हुआ है, लेकिन उनके जीवन का अधिकांश समय कहाँ बीता है? इंदौर में बीता है। उसके अलावा एम एफ हुसैन ने गजगामिनी, एम एफ हुसैन ने गजगामिनी नाम की एक सीरीज चलाई थी, यानी चित्रों की एक श्रृंखला, पेंटिंग्स की एक सीरीज चलाई थी, जिसका नाम क्या रखा था इन्होंने? गजगामिनी। तो आपसे पूछ लेंगे गजगामिनी जो कि चित्रों की एक श्रृंखला है, पेंटिंग्स की एक सीरीज है, वो किसने स्टार्ट की थी? तो वो चालू की थी एम एफ हुसैन ने, जिनका अधिकांश समय जीवन का इंदौर में बीता है और ये एक पेंटर है, पेंटिंग करते हैं। उसके बाद देखें, हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट कहां पर है? हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट कहां पर है? हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट कहां पर है? क्या ये मंडीदीप रायसेन जिले में आता है? मंडीदीप कहां आता है? रायसेन जिले में आता है। क्या ये पीथमपुर धार में आता है? क्या ये देवास या फिर मुरैना? तो जो आपका हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट है ये आता है आपका मंडीदीप, जो कि किस जिले में आता है? रायसेन जिले में। हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट किस जिले में आता है? मंडीदीप किस जिले में आता है? रायसेन में। तो अगर आपसे पूछ ले जाए हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट कहां पर है, तो ये मंडीदीप में है, जो कि रायसेन जिले में आता है। इसके बाद देखें, बाम्बुलिया लोकगीत, जो ये बाम्बुलिया ये एक फोक सॉन्ग है। बाम्बुलिया ये क्या है? ये एक फोक सॉन्ग है, ये एक लोक गीत है। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? बाम्बुलिया क्या ये बघेलखंड से संबंधित है या फिर बुंदेलखंड से संबंधित है या मालवा से या फिर ये नीमाड़ है? नीमाड़ से संबंधित है। तो जो बाम्बुलिया है ये कहां से संबंधित है? ये बुंदेलखंड से। बाम्बुलिया किस क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड से। इसको बाम्बुलिया के अलावा और भी इसे नामों से जाना जाता है, जैसे भोला गीत भी कहा जाता है, भोला गीत। और इसे लमटेरा कहा जाता है। लमटेरा आपसे किसी भी नाम में पूछ लेंगे कि लमटेरा या फिर भोला गीत या फिर बाम्बुलिया, ये एक फोक सॉन्ग है, लोकगीत है, और ये मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी कहां स्थित है? एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी कहां पर है? एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है कटनी में। कहां पर? कटनी में। इसके पास ही कैमूर फैक्ट्री बनाई गई है। इस कंपनी के पास ही कौन सी फैक्ट्री बनाई गई है? कैमूर फैक्ट्री बनाई गई है, जो कि आपके कटनी जिले में है। और इस कैमूर फैक्ट्री से 1923 में, इस कैमूर फैक्ट्री में 1923 में पोर्टलैंड और पोत्सलाना, ये दोनों सीमेंट के कारखाने हैं। ये दोनों क्या है? सीमेंट के कारखाने हैं। तो वो कहां स्थापित किए गए थे? कैमूर फैक्ट्री में। किसके पास है? एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी के पास में ही इस फैक्ट्री को बनाया गया है, कैमूर फैक्ट्री को, जहां पर 1923 में पोर्टलैंड और पोत्सलाना इन दो सीमेंट कारखानों को यहां पर स्थापित किया गया था। और ये किस जिले में आता है? कटनी डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद देखें, मध्य प्रदेश का साप्ताहिक अहिल्यावाणी राज्य कि किस नगर से प्रकाशित होता है? यानी मध्य प्रदेश का जो वीकली न्यूज़पेपर है,
मध्य प्रदेश का जो साप्ताहिक यानी जो वीकली न्यूज़पेपर है जिसका नाम है अहिल्यावाणी ये किस नगर से प्रकाशित होता है, यानी कहां से इसको लॉन्च किया जाता है? तो ये किया जाता है इंदौर से। हम सब जानते हैं कि होलकर रियासत की राजधानी इंदौर थी। अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी बनाई थी महेश्वर को, लेकिन बाद में जाके फिर होलकर्स की कैपिटल इंदौर शिफ्ट हो गई थी। तो वहां से ही जो वीकली न्यूज़पेपर है, साप्ताहिक समाचार पत्र है अहिल्यावाणी, यहां से ही प्रकाशित किया जाता है। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रहलाद सिंह टिपाणिया कौन है? प्रहलाद सिंह टिपाणिया कौन है? तो ये मालवी बोली के लोक गायक है। ये मालवी डायलेक्ट के फोक सिंगर हैं। फोक सिंगर है कौन? प्रहलाद सिंह टिपाणिया। प्रहलाद सिंह टिपाणिया का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था उज्जैन में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? उज्जैन के तराना में इनका जन्म हुआ था। किसका? प्रहलाद सिंह टिपाणिया का जन्म हुआ था उज्जैन के तराना में। और ये क्या करते हैं? ये कबीर भजन गाते हैं। ये कबीर के भजन गाते हैं। प्रहलाद सिंह टिपाणिया मालवी डायलेक्ट के एक फोक सिंगर है, लोक गायक है, और इनका जन्म हुआ था उज्जैन के तराना में, और ये कबीर के भजन गाते हैं। इसके बाद देखें बुरहानपुर जिला किस जिले से अलग होकर बना है? जो बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये किस डिस्ट्रिक्ट से जो बुरहानपुर जब जिला बनाया गया तो ये किस जिले से अलग कर बनाया गया था? क्या वो रायसेन है, खरगोन है, रीवा या इंदौर? इधर आप खंडवा कर लीजिए। तो जो बुरहानपुर है ये खंडवा जिले से अलग कर बनाया गया था। बुरहानपुर किस जिले से पृथक करके बनाया गया था? खंडवा जिले से, खंडवा डिस्ट्रिक्ट से अलग करके बनाया गया था। कब? 15 अगस्त 2003 में। 15 अगस्त 2003 को बुरहानपुर को एक जिला बनाया गया था, एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। किस जिले से अलग करके? खंडवा जिले से अलग करके। 15 अगस्त 2003 को टोटल 3 नए जिले बने थे। 3 नए जिले बने थे। वो कौन कौन से थे? 15 अगस्त 2003 को 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट बने थे। पहला हमने देख लिया, पहला बना था बुरहानपुर। बुरहानपुर किससे अलग करके? खंडवा से अलग करके। खंडवा से अलग करके। दूसरा बना था अशोकनगर। दूसरा बना था आपका अशोकनगर, किस जिले से अलग करके? गुना से अलग करके। और तीसरा बना था आपका अनूपपुर। तीसरा आपका कौन सा जिला बना था? तीसरा जिला बना था आपका अनूपपुर जिला। और अनूपपुर किस जिले से अलग करके बना था? तो ये बना था शहडोल से। अनूपपुर बना था शहडोल जिले से अलग करके। तो 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बनाए गए, बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर। उसके बाद देखें मध्य प्रदेश की वह पहली महिला सांसद जो लोकसभा अध्यक्ष चुनी गई है। तो मध्य प्रदेश की पहली महिला सांसद जो कि लोकसभा की स्पीकर अध्यक्ष चुनी गई है, तो वो है सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला है जो कि लोकसभा की स्पीकर, लोकसभा की अध्यक्ष चुनी गई है। और इनको ताई भी कहा जाता है। इनको सब इंदौर में ताई भी कहा जाता है। इसके बाद देखें सिंगाजी और दालूजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के लोकगीत है? यानी सिंगाजी और दालूजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के, किस एरिया के फोक सॉन्ग्स है? तो ये दोनों सिंगाजी और दालूजी, सिंगाजी और दालूजी ये कहाँ के फोक सॉन्ग्स है? किस एरिया के फोक सॉन्ग्स है? तो ये निमाड़ क्षेत्र के। तो ये निमाड़ के फोक सॉन्ग्स है, निमाड़ क्षेत्र के ये फोक सॉन्ग्स है, लोकगीत है। कौन से? सिंगाजी और दालूजी। ये बेसिकली सिंगाजी और दालूजी ये हेरोइक सॉन्ग है, यानी वीर गीत है। ये कैसे गीत है?
वीर गीत है, हेरोइक सॉन्ग है, कहाँ पर गाए जाते हैं? निमाड़ क्षेत्र में। इसके बाद देखें, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? यानी मध्य प्रदेश के फर्स्ट सीएम कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रदेश के पहले सीएम, पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था सागर जिले में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सागर जिले में। और ये एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे, एकमात्र ऐसे सीएम थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, पहले सीएम कौन हुए? पंडित रविशंकर शुक्ल। इनका जन्म हुआ था सागर में और ये एकमात्र मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जिनका पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की किस नदी में वर्ष पर्यंत जल बना रहता है? यानी इन मध्य प्रदेश की कौन सी नदी है जहां पर पूरे साल भर उन नदियों में पानी बना रहता है? क्या वो सोन नदी है, क्या वो नर्मदा नदी है, या फिर केन नदी, या फिर ये सारी नदी? तो इन सारी नदियों में ही साल भर मध्य प्रदेश की इन तीनों नदियों में ही पानी भरा रहता है, पानी बना रहता है। कौन कौन सी? सोन नदी, नर्मदा नदी और केन नदी। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो सोन नदी अनूपपुर के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अनूपपुर के अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी। नर्मदा नदी भी अनूपपुर के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अनूपपुर के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। केन नदी कटनी जिले में कैमूर पहाड़ी से। केन नदी कहाँ से निकलती है? कटनी जिले में कैमूर पहाड़ी से निकलती है। और ये जो आपकी सोन नदी है, सोन नदी अनूपपुर के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी भी अनूपपुर के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और केन नदी कटनी के कैमूर पहाड़ी से निकलती है। और ये तीनों नदियां ऐसी है जिनमें पूरे साल भर पानी बना रहता है। इसके बाद देखें आज का लास्ट क्वेश्चन, बड़वानी मध्य प्रदेश में पैदा हुए भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष। यानी हमें भारत का जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, भारत का एटॉमिक एनर्जी कमीशन, उसके फॉर्मर चेयरमैन कौन थे? उनके बारे में बताना है। उसके फॉर्मर चेयरमैन कौन थे जिनका जन्म मध्य प्रदेश के बड़वानी में हुआ है? तो वो है अनिल काकोडकर। अनिल काकोडकर का जन्म कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश के बड़वानी में। और ये जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, परमाणु ऊर्जा आयोग है, उसके पूर्व अध्यक्ष यानी फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं। कौन? अनिल काकोडकर, जिनका जन्म कहाँ हुआ? बड़वानी में। तो ये आज के आपके 20 क्वेश्चंस थे, 20 प्रश्न थे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग इन 20 क्वेश्चंस में से कितना स्कोर कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद।